हफ्ते के आखिरी दिन कमजोर शुरुआत के संकेत हैं विदेशी बाजारों से, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद संभलेंगे या फिर आज रहेगा दबाव? क्या दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके होंगे या फिर रहें पोजीशन में हल्के? क्या करें ट्रेड आप और कैसे करें अगले हफ्ते की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, आज से बजट तक बस अब 5 ट्रेडिंग सेशन ही बाकी हैं सर। और इस बार मंगलवार को छुट्टी भी है, गणतंत्र दिवस तो 4 ट्रेडिंग सेशन ही बचेंगे अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते के लिए तो तैयारी तो बजट की आ रही है सर। मंथली एक्सपायरी की तरफ भी अब मूव कर रहे हैं, फाइनल हफ्ता एक्सपायरी का, और ढेरों क्यूज भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या हैं? आज के ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों में हल्की सी सपाट क्लोजिंग देखने को मिली है। उम्मीद से थोड़े से कम बढ़े हैं अमेरिकी बाजार, लेकिन नैस्डैक में एक्शन भरपूर रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर बंद हुआ। हाँ, रिकॉर्ड तो डाउ ने भी फिर से बनाया एक बार, लेकिन बंद होते होते एग्जैक्टली हमारा जो ट्रेडिंग सेशन था वैसा ही पैटर्न आपको डाउ में भी नजर आया। नतीजे के लिए आज से कल बाजार बंद होने के बाद बायोकॉन के नतीजे कमजोर रहे, लेकिन जेके टायर ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। एसबीआई कार्ड्स के मिले जुले से नतीजे आप कह सकते हैं। आज बड़ा दिन है, हालांकि बाजार बंद होने के बाद आएंगे रिलायंस के नतीजे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों में एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, 2 बड़े दिग्गजों के नतीजे आज आने वाले हैं, जिन पर रखनी है आपको नजर। और जेएसडब्ल्यू स्टील भी अपने नतीजे पेश करेगा। 2 आईपीओ एक्शन में आज इंडिगो के आईपीओ का है आखिरी दिन, और होम फर्स्ट फाइनेंस के आईपीओ भी खुला हुआ है, तो इन दोनों पर भी थोड़ी बहुत चर्चा तो कर ही लेंगे हम। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और आपने दोनों आईपीओ में कहा है लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाएं, और दोनों को ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलते हुए दिख रहा है। तो आईपीओ के बारे में भी अनिल जी जानेंगे, साथ ही जो हमारा ऑपरेशन हफ्ता वसूली है वहां पर भी इंपैक्ट है, उस पर भी आपसे चर्चा करनी है। पर एक बार जरा मार्केट का एक्शन समझे सर। कल हुआ क्या है, ये जो आखिरी 1-1.5 घंटे में भारी गिरावट आई, फिर थोड़ी रिकवरी भी रही। अगर डेटा देखें सर तो लग रहा है कि एफआईएस ने तो ये खरीदारी का मौका इसको ढूंढा है। तो ये क्या एक्सपायरी से पोजीशन शिफ्ट करी है या क्या किया है इन्होंने? दीप, ये प्योरली कल जो कुछ भी काम था वो ट्रेडर्स का था। और वैसे में मैं आपको एक चीज बताऊं, और मैं बार बार कहता भी हूं और हाईलाइट भी करता हूं कि वीकली एक्सपायरी एफआईएस के लिए है ही नहीं। वीकली एक्सपायरी सिर्फ ट्रेडर्स के लिए। जो एफआईएस अपनी पोजीशन हेज करते हैं या फिर अगले महीने शिफ्ट भी करते हैं, तो आमतौर पर वो मंथली एक्सपायरी ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो कल जो कुछ हुआ, लगातार 3 दिनों तक बहुत ही बेहतरीन तेजी होने के बाद एक हल्की मुनाफा वसूली होना लाजमी था, और आप देखिए वैसे ही ट्रेंड आपको ग्लोबल मार्केट से भी मिला है। तो आखिरी 1 घंटे में चूंकि बाजार थोड़े ओवरबॉट थे, ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की की है, और उसके संकेत डेटा में आते हुए दिख भी रहे थे कि बाजार थोड़ा सा ओवरबॉट होता दिख रहा है। तो प्योरली क्योंकि डेटा देखिए आप, 1615 करोड़ की दमदार खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस की। इनफैक्ट 4-5 दिन उनके वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स में जो बिकवाली के आंक थे वहां पर खरीदारी आती दिखी 1100 करोड़ की। यानी कि कल की तेज गिरावट में एफआईएस ने उल्टा अपनी इंडेक्स में पोजीशन खरीदारी की बनाई, न कि बिकवाली की। और स्टॉक्स भी कोई खास बेचे नहीं है, 195 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं। घरेलू फंड ने जरूर 1000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली के, तो मैं आपको ये एफआईएस और डीआईएस के डेटा यही डिस्कस कर लूं। तो ओवरऑल डेटा एफआईएस की तरफ से खरीदारी के काफी मजबूत है। और आज के सेशन में आपके लिए सबसे बड़ा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस वाला ट्रिगर की निचले स्तरों से खरीदारी आएगी, उसके पीछे यही डेटा है। आज का सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि एफआईएस के डेटा मजबूत आए। और दूसरी बात दीप, कल एक और बात आपको याद हो, 64% पर इंडेक्स लॉन्ग आ चुके थे, करेक्ट। और हम यही बात करते थे कि अब इन लेवल के बाद एफआईएस जनरली बेचते नहीं है, 60% 62% आते हैं वहां खरीदना शुरू कर देते हैं। और कल ही एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 3% बढ़कर 67% पर है, ये 67%। तो आपको एफआईएस के मूड माहौल को ये भी देखना है कि किन लेवल पर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, किन लेवल पर वो बिकवाली करते हैं। तो इंडेक्स लॉन्ग अगर आपका घटकर 64% के आसपास रह गया तो एफआईएस वहां पर ज्यादा बेचेंगे नहीं। और एग्जैक्टली कल का ट्रेड यही दिखा है। घरेलू फंड तो बेच ही रहे हैं, उसमें कोई खास नई बात है नहीं। एफआईएस लॉन्ग, ट्रेडर्स शॉर्ट, या एफआईएस शॉर्ट कवरिंग प्लस लॉन्ग, ट्रेडर्स शॉर्ट प्लस लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये एग्जैक्ट ट्रेड था कल के आखिरी 1-1.5 घंटे का। तो मुझे नहीं लगता कि कल के सेशन की गिरावट से कोई खास डरने घबराने की जरूरत है। अगर एसजेक्स निफ्टी नीचे आ जाए तो वो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से थोड़ा बहुत, बाकी यहाँ के संकेतों की वजह से नहीं। तो मौका बन सकता है आज दोनों तरफ। अब ये ना मार्केट अब मजेदार हो रहा है दीप। एक तरफा मार्केट में ना हमारे एनालिसिस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सबको पता है खरीदते रहो बढ़ता रहेगा। लेकिन जहां अब रुक रुक कर चलता है, जहां दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके होते हैं, जहां रेंज बाउंड ट्रेड होता है, वहां पर लोग थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। ऐसा मैं फील करता हूँ। सर सुनते तो रोज है, एक्शन क्या लेते हैं वो बात है सर। बट डेफिनेटली तो दोनों तरफ के मौके हैं सर, नजर आएगी। ये जो 230 फैक्टर है सर, जो हम बात करते थे, इस हफ्ते 2 बार इंक्लूडिंग यस्टरडे शायद थोड़ा ऑपोजिट
ऑपोजिट डायरेक्शन में चला हिल रहा है थोड़ा, मतलब जो 2:30 बजे के बाद जो खरीदारी, कल को तो मैं एक बेनिफिट डाउट भी दे सकता हूँ एक्सपायरी की वजह से दीपक। और अगर देखिए आप एक्सपायरी के पहले 3 दिन तक लगातार मजबूत रहे तो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नहीं तो फिर हम एक्सपायरी की बात ही क्यों करें जी। अगर इतनी वॉलेटिलिटी भी ना हो एक्सपायरी में, फर्क सिर्फ इतना है कि आजकल हमारी आदत नहीं रही इतनी वॉलेटिलिटी देखने की। इतना होता है 500-600 पॉइंट, अरे कैसे नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी, अरे आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता। निफ्टी 100-150 पॉइंट कौन सी बड़ी बात है, आप लाइफ हाई पर हैं, 1-1.5% का इंट्राडे मूव कौन सी बड़ी बात है। सो आई थिंक वो आदत नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये पहली और आखिरी बार एक्सपायरी के दिन ऐसा मूव आया, लेकिन हम वो बड़े निश्चिंत होकर जिस प्राइस पर मैं एंट्री करूंगा उसके नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। ये वो टेंडेंसी आमतौर पर धारणा बन गई। तो आई एम श्योर कि अब शायद हम एक तरफा तेजी से रुक कर बढ़ने की वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। इसका पहला संकेत इस वीक मिला है, पहला संकेत कि आप एक तरफा तेजी से रुक कर अटक कर चलेंगे। देखते अब क्या कुछ होता है। और जो एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस की मैं बात कर रहा था कि मैं आपको बताऊंगा, वो मैंने सोमवार सुबह के लिए रखा है। अच्छा। लेकिन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल कर आ रहा है। आमतौर पर हम प्राइस वाइज करेक्शन भी देखते हैं, टाइम वाइज करेक्शन भी देखते हैं, तो निफ्टी का जो बड़ा ट्रेंड है वो किस ओर इशारा कर रहा है वो भी हम देखेंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अब आप मौके दोनों तरफ देखेंगे, और इस दोनों तरफ के मौके में आपको 2 तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग या टीवी स्क्रीन के सामने बैठते हैं और हर वक्त आपकी बाजार पर नजर है, फुल टाइम जॉब जिसे मैं कहता हूँ, फुल टाइम जॉब जिसका ट्रेडिंग का है, तो वो दोनों तरफ ट्रेड ले विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। क्योंकि रेंज को ट्रेड करने का मजा यही है कि रेंज में आपको 5 बार 6 बार 8 बार ट्रेड मिलेगा, एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा कभी न कभी जब रेंज को तोड़ेगा किसी एक तरफ, तो वो आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, फुल टाइम ट्रेडर, तो आपको रेंज दोनों तरफ ट्रेड करना चाहिए। और अगर आपको लगता है नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं, मैं तो जॉब भी करता हूँ, मैं तो कुछ और काम भी करता हूँ, मेरा बिजनेस में पता चला कि कोई कस्टमर आ गया, कॉल पे चला गया, ये हो गया, तो फिर आपके लिए फिर सिंपल है, फिर बाय ऑन डिप्स का इंतजार करें। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आप खरीदारी करने की कोशिश करें। आज मैं पहले सपोर्ट के बजाय इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात कर रहा हूँ जी। आज मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पहले सपोर्ट पर ही ले लेना है, आज मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लेना है, ये थोड़ा सा बदलाव करना है। एग्रेसिव खरीदारी से सही लेवल की खरीदारी पर आ जाना है। जो वो अकड़ थी ना हमारे में, पहले सपोर्ट पे ही लेना है, नहीं जाएगा नीचे, वो अकड़ थोड़ी कम हो गई है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लेना है। मार्केट है भाई, जैसा मार्केट बिहेव करेगा वैसा डेटा, जैसा डेटा बनेगा वैसा हम विश्लेषण करेंगे, तो उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। एब्सोल्युटली ठीक है सर। तो मार्केट की बात तो करेंगे सर, लेवल्स भी समझेंगे, पर आईपीओ मार्केट में जो भरपूर एक्शन है उसके बारे में सर, आज आखिरी दिन है इंडिगो का 7.5 गुना, और होम फर्स्ट पहले दिन पूरा सब्सक्राइब हो गया। कितने अलॉटमेंट मिलेंगे वो डाउट है, बात वही है। बट हाँ, कुछ लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि सर हम तो दोनों में से एक ही में लगाना चाहते हैं, तो दोनों में से एक में लगाना हो तो किस में लगाएं। देन चॉइस इज इंडिगो। हाँ, इंडिगो में, और उसका रीज़न है क्योंकि जो मैंने पूरी बैलेंस शीट पढ़ी है और डेटा देखे हैं, उस हिसाब से मुझे इंडिगो में कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ को लेकर, प्राइस लिस्टिंग को लेकर मुझे ज़्यादा आता है। नो डाउट इसमें होम फर्स्ट फाइनेंस में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन होम फर्स्ट फाइनेंस की प्लेस बड़ी क्राउडेड है जी, वहाँ 50 कंपनियाँ हैं, करेक्ट, यहाँ हैं कम हैं, और यहाँ पर इसके लो बेस पर ग्रो करने के इसके लिए भी स्कोप ज़्यादा है। तो अगर दोनों में से एक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप होम फर्स्ट में मत लगाओ, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ। बड़े लिस्टिंग गेन के लिए इंडिगो में लगाइए, अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए, जैसे ना हम मार्केट का मूड भांपने की कोशिश करते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी कि वो मेरा मूड भांपने की कोशिश करें। मेरा मूड भांपने के 2-3 तरीके बता भी देता हूँ। मैं किस अंदाज में बात कर रहा हूँ, किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, किन शब्दों का चयन कर रहा हूँ। मैं हर शब्द को ऐसे अंदाज से कभी नहीं लिखता, मैं इस मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ। जब लिखता हूँ तो मैं सोच समझ के लिखता हूँ। बड़े लिस्टिंग गेन और अच्छे लिस्टिंग गेन में क्या फ़र्क है, वो आपको इंडिगो की लिस्टिंग और होम फर्स्ट फाइनेंस की लिस्टिंग पे पता चल जाएगा। फिर अगली बार जब मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता चलेगा, उससे पहले नहीं बताएंगे। क्या है, मैं हलवा बना के दे दूं, आपके मुंह में भी डाल दूं, अब आपके गले में भी आप ही डालें सर, नीचे भी आप ही उतारे, ज्यादा ही हो गया। तो थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बिल्कुल। देखो
इंटेलिजेंस देना अच्छी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेवर में मैं ज्यादा हूं नहीं, क्योंकि उसमें वो क्या है ना, आदमी को आलसी बना देता है। थोड़ा थोड़ा कई बार लोग कहते हैं कि इसका कॉल बहुत अच्छा है, इसका आप किसी भी एनालिस्ट को या किसी भी एक्सपर्ट को उसके 1 या 2 कॉल पर जज न करें, हफ्ते या 2। कई बार मुझे आजकल बड़े लोग जो नए हमारे अभिमन्यु जो आए हैं मार्केट में, ये कोरोना काल में पहली बार उन्होंने ट्रेड किया, मैंने सर पहला ट्रेड लिया और मैंने आज आपके बोलने पे 2000 कमाए, 5000 कमाए, 10,000 कमाए, और मुझे बोला मैं भाई रुको, ये पहले ट्रेड वाले शुरू वालों से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि पहले दूसरे ट्रेड में अगर पैसा बन गया, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई मतलब हमने जगजी, अरे ऐसा होता तो सारे लोग है ना, दुनिया भर के लोग सब काम बंद करके फैक्ट्री अपने बिजनेस बंद करके खाली शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। इतना आसान काम नहीं है। इसलिए आपको किसी भी एनालिस्ट को, चाहे वो मैं ही हूँ, आप कभी ब्लाइंड फेथ ना करें कि हर बार सही होंगे, और कभी भी ये मान करने चले कि 1 या 2 कॉल के बेसिस पे वो बहुत अच्छा एक्सपर्ट है या बहुत खराब एक्सपर्ट है ना। तो उसके लिए मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि वो कोई भी आदमी उतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसकी व्हाट्सएप या फेसबुक के डीपी पर फोटो होती है राइट, और उतना बदसूरत भी नहीं होता जितनी उसके आधार कार्ड पे या पैन कार्ड पे फोटो लगी होती है। करेक्ट बात है। और कोई भी पति उतना बुरा नहीं होता जितना उसकी वाइफ समझती है, और कोई भी बेटा उतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसकी माँ समझती है। सर हमने परसेप्शन ही बदल दिया सबका। तो इसलिए कोई भी एनालिस्ट 2 कॉल में बहुत अच्छा है बहुत खराब नहीं हो जाता। तो थोड़ा थोड़ा आप देखें समझे, कम से कम शेयरों का विश्लेषण ना कर पाए कोई बात नहीं, कम से कम एनालिस्ट का तो करें। पर ऐसे बाजार में सर वहां पे भी परसेप्शन थोड़ा अलग ही हो जाता है फिर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। ये है आपके लिए कुछ इनसाइड सीक्रेट्स, किस तरह से आप अपनी एनालिसिस करें और डेटा का इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपको अनिल जी बता रहे हैं कि एडवाइस सही लें और उसका इस्तेमाल करें। पर सर एक बात ज़रूर है, मार्केट के अलावा जो आपने एक मुहिम शुरू करी थी ऑपरेशन हफ्ता वसूली की, लगातार सर हम देख रहे हैं कि एक्शन आ रहा है रेगुलेटरी एजेंसी की तरफ से। अब तो ईडी भी इस मामले में देख रहा है और इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सर दीप, अगर मैं पिछले 1.5 साल में 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट देने वाली है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की जो हमने की है, एक जब बाजार गिरना शुरू हुआ तो हमने नहीं लेना की मुहिम शुरू की, और जो इन्वेस्टर्स थे उनको सही वक्त पर 75-80% इन्वेस्ट करने की बात की। तो वो बाजार की टाइमिंग मतलब मुझे नहीं लगता कि लाइफ में हम हर बार कर पाएंगे, लेकिन इस बार हो पाई वो मार्केट के एंगल से। लेकिन मार्केट के बाहर 2 चीज़ों ने बहुत सेटिस्फेक्शन दिया। एक ऑपरेशन मार्केट माफिया जो हमने किया, इंदौर की एडवाइजरी सर्विसेज जो उनकी फर्म से जो फोन, आज की तारीख में किसी को कहीं फोन नहीं आता। बिल्कुल सर, मतलब ऑलमोस्ट 100% बंद है। ये कामयाबी है और ये सेटिस्फेक्शन देती है। दूसरी चीज, आज जनरल न्यूज़ चैनल्स में, हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक मीडिया में ये तब चल रहा है जब इसकी कोई बात नहीं करता था। कोरोना के समय में हमने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया कि लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसको हमने छोड़ा नहीं। कई बार हमारे व्यूअर्स ये कहते हैं कि आप एक बार करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को करने में, और ख़ासतौर से जब आप इस इंटेंसिटिविटी के अगर आप रिसर्च करते हैं, आप सोचिए इन कंपनियों का चाइनीज़ कनेक्शन निकालना क्या आसान काम है। और अगर सबसे बड़ी चीज़ क्या है दीप, जब हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं जी, और मैं उस मामले में बहुत ज़्यादा सावधान रहता हूँ कि हम भले हो सकता है हम 5 कंपनियां छोड़ दें जिनका चाइनीज़ कनेक्शन हो सकता है, हम ना बताएं क्योंकि हम श्योर नहीं है, लेकिन हम किसी एक को गलत नहीं बताना चाहते हैं। जो ना हो और बता दें वो ज़्यादा गलत चीज़ है। तो इसलिए जब ये स्टिंग ऑपरेशन किया, चाइनीज़ कंपनियों का कनेक्शन निकाला जी, आई एम वेरी हैप्पी कि अब इस पर बड़ा एक्शन हो रहा है। गूगल प्ले स्टोर से कितने लोग ऐप्स हटे हैं। अब आज खबर जो आई कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडीज की जांच कर रहा है, स्टेट सीआईडीज इसकी जांच कर रही है। कई सारे ये इनको कहा गया है कि आप इन पर अब ट्रांजेक्शंस रोक दीजिए, लेंडर्स ट्रांजेक्शन रोक दीजिए। बड़ी बड़ी ऐप डिजिटल लोन कंपनियों के लिए बोला गया है। तेलंगाना, हैदराबाद, बेंगलोर, बड़े अरेस्ट हुए हैं, बड़े केसेस हुए हैं। इनफैक्ट कुछ चाइनीज भी अरेस्ट हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें वाकई में कुछ काम करके सेटिस्फेक्शन देती है। और सबसे बड़ी बात दीप ये कि इसमें काफ़ी हद तक आपको एक
जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता है। क्योंकि मुझे याद है जब मेरे पास ये खबर आई थी, लेकर आए थे शायद अनुराग लेकर आए थे सर को, जैसे या ब्रजेश लेकर आए थे कि सर ये छोटे ऐसे मोटे हैं ऐसा परेशान कर रहे हैं, लेकिन आजकल ये सब नॉर्मल है रिकवरी एजेंटों का परेशान करना, 2-5 हज़ार वाले लोन हैं। लेकिन अचानक से मैंने सोचा नहीं 2-5 हज़ार लोन, और मैंने कहा कितनी कंप्लेन है सर, 2-4-5 है। मैंने कहा थोड़ा और देखो क्या वाकई में 1-2 ऐप्स के साथ ही है या कुछ ही लोगों के साथ है। जब आप इसे अंदर जाकर देखते हैं, नहीं तो क्या है दीप, अपने लिए बड़ा आसान काम है, रोज आए सुबह मार्केट किया निकल गए जी, भाई हम तो बिजनेस चैनल है, स्टॉक मार्केट के चैनल है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम नहीं करते ऑपरेशन हफ्ता वसूली। लेकिन जहाँ कंज्यूमर्स के लिए सीधी बात है, उनके फ़ायदे की बात है, वाकई में बात उठाने की चीज़ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब सारा मीडिया इसकी तरफ जागरूक होकर काम कर रहा है और तभी दबाव बनेगा। बिल्कुल सर, और तभी लोगों को इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आई एम वेरी हैप्पी। और गवर्नर साहब ने भी सर रेगुलेशन, गवर्नर साहब ने 2 बार इस पर बात की, वर्किंग ग्रुप बनाया है, एक्शन लिया है, गाइडलाइंस बनाई, आरबीआई पर बढ़िया काम कर रहा है, पुलिस बढ़िया काम कर रही है, और अब हमारा आईएनबी मिनिस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस पर। एंड आई एम श्योर सर जितने भी लोग इस बात से अफेक्टेड हैं वो डेफिनेटली आपको थैंक्स कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया और उसके बाद अब रेगुलेशन यहाँ पर आ रहा है। धन्यवाद सिर्फ ऊपर वाले का। देखिए जो काम होना है ना दुनिया में वो तो होगा, अगर वो काम होने का जरिया हम बन जाए तो ये हमारा नसीब है। एग्जैक्टली। अगर इन पे ये होना था तो इनका तो नसीब है कि जिन पे बैन लगना था लगना ही, हम नहीं करते, किसी कोई और करता, किसी और की वजह से होता है। ऊपर वाले ने हमें चुन लिया तो हमारे लिए ये बड़ी बात है कि ये काम हमसे हो गया, बस इतना ही है। पर उन यूजर्स के लिए भी बड़ी बात है सर कि एटलीस्ट आपने इतनी बड़ी आवाज़ उठाई और फिर वहाँ से एक्शन आया। तो ये ईडी की तरफ से अब जांच हो रही है, ऑपरेशन हफ्ता वसूली का डायरेक्ट इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, जी बिजनेस की मुहिम थी। चलिए सर फिर आज का एक्शन भी समझते हैं, ढेरों बातें करनी है, बताएं आज का संकेत कैसे देख रहे हैं? ग्लोबल न्यूट्रल रखें दीप, और एफआईज पॉजिटिव हैं, डीआईज नेगेटिव, वायदा कारोबार के न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है, खास बदलाव कुछ है नहीं, लगभग वही के वही संकेत है, खाली ग्लोबल पॉजिटिव की जगह न्यूट्रल हुआ है। 14,475 14,525 दिन का सपोर्ट जोन है, उम्मीद करें कि ये नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो इसके बाद 14,350 14,425 बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज निकल कर आती है, जिसकी मैं आज जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आज एक ही दे रहा हूँ। 14,700 14,750 दिन का ऊपरी रेंज बनकर आता है। और बैंक निफ्टी के लिए 31,932,000, बैंक निफ्टी पे तो मैं लिबर्टी लूंगा ही दो रेंज देने की, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो आप जो एक्शन इतना फास्ट होता है ना, तो कल मैं कोई एक व्हाट्सअप मैसेज भी पढ़ रहा था कहीं, या कोई ट्वीट पढ़ रहा था कि भाई लाइफ में आप एडवेंचर करते हैं तो क्या करते हैं, किसी ने लिखा मैं बंजी जंपिंग करता हूँ, किसी ने लिखा मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता हूँ, किसी ने कुछ और 4-5 ऐसे जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं आपके वो लिखे। एक गुजराती ने लिखा मैं बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो वैसा हाल है। तो बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेड अपने आप में बड़ा एडवेंचरस है। तो आप बैंक निफ्टी के लिए इसलिए मैं 2 रेंज देना चाहता हूँ लिबर्टी लेकर, 31,650 31,800, ये दूसरा मजबूत सपोर्ट जोन है जहाँ पर ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए, ना आए तो बेहतर है। 31,932,000 ये पहला मजबूत सपोर्ट है। ऊपर 32,350 32,500 प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, मुश्किल है वैसे आज पार करना, लेकिन हुआ तो 32,575 से 32,700 अच्छी प्रॉफिट बुकिंग रेंज बैंक निफ्टी की निकल कर आएगी। जी ओके, ये तो है रेंज। दिन के हिसाब से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं सर? 14,575 14,650 आज के दिन की छोटी रेंज, 14,525 14,700 और 14,475 14,750। दीप आज रेंज बहुत आराम से निकली बिना टेंशन के, और लेवल बढ़िया निकल कर आए, एकदम परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं। बैंक निफ्टी आपके लिए रेंज 32,000 32,350 निकल कर आएगी दिन की छोटी रेंज, और 31,850 32,500 दिन की मीडियम रेंज है, 31,725 32,600 ये दिन की बड़ी रेंज मानकर चलें आपके लिए बैंक निफ्टी पर। बाकी एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन 3% बढ़ी, हम चर्चा कर ही चुके हैं, 67% पर आ गए। पुट कोर रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है, 1.58 के आसपास, थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। विक्स 3% बढ़ा है, बस सिंपल है, ये डेटा है। बट कंफर्टेबल है सर, कोई खास बदलाव नहीं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, लेकिन इतना नहीं कि मैं चर्चा करूं इसकी। ठीक है सर। एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या करें? एग्जिस्टिंग पोजीशन में दीप 14,500, थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर किया, 14,500 का रखिए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। 14,517 कल और परसों दोनों के दिन का लो एक ही है,
अगर आपने नोटिस किया तो 14,517 लो है, उसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख लेंगे, और थोड़ा डीप चाहिए तो 14,475 कर लें, लेकिन मेरे ख्याल से 14,500 ठीक है क्लोजिंग बेसिस पर। 31,950 इंट्राडे और क्लोजिंग, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। हालांकि इसके बाद आप तुरंत नीचे सपोर्ट जोन में घुस जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन तो रखना जरूरी है। अगर कल आपने डिसिप्लिन रखा होता है 31,800 पार होने के बाद, 32,800 पार होने के बाद, डिसिप्लिन जरूरी है। 31,500 रखा होता तो आज 500 पॉइंट आपके बच जाते हैं। बिल्कुल। तब आप क्या नीचे में ले पाते हैं? अगर समझिए आपने 31,700 में एंट्री की हुई है, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा, तो आपके वो अब तो अभी आपकी टेंशन नहीं हो जाएगी अब वापस 32,500 कब आएगा, 32,500 कब आएगा, तो आप बेच कर निकल जाएंगे, फिर क्या अपसाइड छूट जाएगी। तो स्टॉप लॉस में एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप खाली होते हैं तो फिर आप नीचे एंट्री कर सकते हैं, वापस ट्रेड लेने की आपके पास जगह है। नहीं तो आप बैठ के इंतजार करते हैं, तो वो थोड़ा सा डिसिप्लिन के तौर पर मैं तो ये कहता हूँ। हालांकि ये तकलीफ होती है और कई लोगों को होती है, ज़्यादातर लोगों को होती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद आपके लेवल्स आ भी जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। निफ्टी अच्छा शॉर्ट पोजीशन 14,650, ये इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होना चाहिए आपको। और बैंक निफ्टी में मैं छोटा दे रहा हूँ दीप, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 31,350, यही रखिए। क्यों? नहीं, रिस्क नहीं रखनी है ज़्यादा, नहीं रखनी है, क्योंकि देखा दोनों तरफ हो ले जाए। सी आप है ना अपनी ट्रेडिंग पोजीशन में 400-500 पॉइंट नेगेटिव बैंक निफ्टी नहीं देखना चाहते हैं। 200 पॉइंट निफ्टी आपके नेगेटिव ट्रेड पर नहीं देखना, मतलब अगर आपका लॉन्ग है 200 पॉइंट नीचे आप नहीं देखना चाहोगे, 150 नहीं देखना चाहोगे, या शॉर्ट है तो 200 पॉइंट ऊपर नहीं देखना चाहोगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी हो रही है उसको देखते हुए स्टॉप लॉस छोटा कर लेना चाहिए। ठीक है सर। नई पोजीशंस कैसे बनाए? नई पोजीशन कैसे बनाएं? खरीदे निफ्टी 14,475, 14,525 मुझे अच्छी रेंज नजर आती है जहां पर लेना चाहिए। 14,425 का स्टॉप लॉस लगा लें, ज्यादा सेफ रखना है 14,400 का लगा लें जो आपको ठीक लगे। 14,565, 595, 640, 665, 700। आज सारे लेवल आड़े दे रहे हैं तो ये जरा आपको याद रख के लिखना पड़ेगा। 14,565 पहला लेवल है, 550। कभी कभी मुझे टाइम ज़्यादा मिलता है तो मैं एग्जैक्ट लेवल की तरफ घुस जाता हूँ, नहीं तो फिर मैं राउंड फिगर में कर लेता हूँ। तो कल मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा मिला था, तो 14,595, 14,640, 665 और 700 ये सारे टारगेट हैं ऊपर की तरफ आपके। शॉर्ट करें निफ्टी 14,700, 14,750 की रेंज में, 14,800 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 14,650, 14,600 और 14,575 ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको करनी चाहिए बिकवाली। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर नई पोजीशंस बनाने की सलाह। बैंक निफ्टी पर कैसे बना रहे हैं सर? बैंक निफ्टी पर सर खरीदिए आप। अब ये इशू इसमें एक ही है दीप कि खरीदे कहाँ जी। क्या 31,950, 32,000 पे ही ले लें? मन तो करता है हाँ, लेकिन अब ये देखते हैं 60 नीचे है तो समझो आप 200 पॉइंट नीचे खुले तो लगभग 31,950, 32,000 की रेंज में खुलेंगे। क्या वहीं ले लें या थोड़ा इंतजार करें? तो अभी मैं सेफ चल रहा हूँ। ओके, 9-8 पे देखेंगे क्या करना है। ठीक है। अभी सेफ चलने के हिसाब से मुझे 31,750, 31,850 बढ़िया रेंज दिखती है। 31,650 तक आए तो और लेना चाहिए कायदे से, और फिर भी अगर आप चाहें तो 31,650 का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट 31,950 का बनेगा। ओके, इस टारगेट को चेंज करें। पहला टारगेट 31,950 जी, दूसरा 32,000, तीसरा 32,050, 32,150, 250, 350 ये सारे टारगेट हैं अगर आप बैंक निफ्टी में खरीदारी करते हैं तो। पहला टारगेट ही 32,000 के नीचे का 31,950 का, बाकी सारे टारगेट 3 टारगेट तो 50-50 पॉइंट के रेंज में मिल रहे हैं। उसके बाद 100 पॉइंट ऊपर के टारगेट्स हैं आपके लिए जिन पर आपको फोकस करना है खरीदारी करने के लिहाज से बैंक निफ्टी में। बेचेंगे कैसे सर? मिलेगा क्या ऊपर? 32,500, 32,600 में मैं कंफर्टेबल हूँ शॉर्ट करने के लिए, और मैं शॉर्ट करने के लिए दीप आज 32,800 तक का इंतजार नहीं कर रहा, जो लाइफ हाई कल का है 32,853 था, 842 वहाँ का इंतजार। मैं 32,700, 725 तक भी कंफर्टेबल हूँ। तो 32,600 से मूड बनाना है बेचने का। ठीक है। लाइफ हाई क्लोजिंग जो आपको मिली वो मिली है 32,574 की, 574 है ना, तो उसके आसपास इसके ऊपर से आप, और अब आपको 300 पॉइंट का क्वेश्चन भी हो गया ना, इसलिए मैं 32,500 से कंफर्टेबल हूँ बेचने के लिए। 32,500, 32,600 परफेक्ट रेंज है। 32,725 का छोटा स्टॉप लॉस है। 32,500 तो पहले ही टारगेट है, इसको छोड़ दे। 32,400 ये नहीं सॉरी 350 पहला टारगेट होगा। पहले टारगेट को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, 32,350। 32,500 का तो हटा ही दीजिए क्योंकि वहीं पे आप हैं। तो 250, 150 और 32,050 ये टारगेट रखें नीचे की तरफ शॉर्ट पर। ठीक है सर। तो ये है पोजीशंस बनाने की सलाह। बैन में सेल आइडिया सन टीवी बने हुए हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है।
फंड्स का डेटा भी सर आपने समझा दिया है। वायदा कारोबार से न्यूट्रल क्यूज रखें, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट? एक्चुअली मंथली सीरीज को अब तो मंथली है जी, अगला गुरुवार, उस हिसाब से दीप जितने हैं ना होने चाहिए डेटा उतने हैं नहीं। सर स्टार्टिंग में आप कह रहे थे कि इस ज्यादा डेटा, महीने की पहली सीरीज वीकली में इतने ज्यादा डेटा थे और अभी कम हो गए। ऐसा कैसे? पता नहीं, भगवान जाने, है कम है तो, लेकिन डेटा कम है। अब आप देखिए इमीडिएटली 14,500 पर पुट पर 19 लाख शेयर है और 14,600 पर 18 लाख शेयर है जी। आपके लिए मेक और ब्रेक 14,600 है आज, जहां पर आप बंद हुए 10 पॉइंट नीचे जी। 14,600 के ऊपर है और मजबूत है, 14,600 के नीचे तो हल्के सावधानी वाले हैं। क्यों? 14,600 के पुट पर 18 लाख शेयर, कॉल्स पर 19 लाख शेयर, बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। ऊपर 14,700 हल्की रुकावट का लेवल है, 24 लाख शेयर, 14,500 अच्छे सपोर्ट लेवल है। तो वायदा कारोबार में तो दो गोल पोस्ट आपके मिल गए, 14,500 14,700 और बीचों बीच में मिडफील्ड है 14,600। अब आप खेलते रहिए, कहीं गोल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पूरा ड्रॉ हो जाएगा मैच, पूरे दिन इधर उधर पास देते रहे वैसा हाल है। बैंक निफ्टी 32,500 बड़ी रुकावट दिख रही है। क्यों? 7 लाख शेयर 32,500 के कॉल्स पर हैं और पुट में भी 4 लाख शेयर हैं। हालांकि बहुत छोटा ओपन इंटरेस्ट है तो वहाँ थोड़ा सा रुकेगा ऐसा लगता है। नीचे इमीडिएट सपोर्ट 32,000 का है, 6 लाख शेयर, लेकिन डेटा बहुत ही कम है। मंथली सीरीज में एफआईज क्या कर रहे हैं समझ में, डेटा कहाँ गया इनका? तो 6 लाख खाली 5-6 लाख शेयर बैंक निफ्टी में, खाली 15-20 लाख शेयर निफ्टी में, बहुत ही कम डेटा है। वीक मंथली सीरीज के हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम डेटा। हो सकता है इसका रीज़न एक ये हो सकता है दीप की या तो ये लोग पहले ही फरवरी सीरीज में शिफ्ट हो गए हों, या इसलिए बहुत ज़्यादा डेटा नहीं कि बजट के पहले है तो हम इस सीरीज में ज़्यादा कुछ करके मतलब इवेंट रिस्क से पहले, इवेंट रिस्क के हिसाब से अगर आप हेजिंग करते हो तो आपको फरवरी की सीरीज में हो सकता है फरवरी की सीरीज में हो। आज मैं आशीष को कहूँगा वो फरवरी की सीरीज के डेटा भी आज ही निकालेंगे, एक बार देखते हैं क्या फरवरी में वाकई में कुछ ज़्यादा डेटा है क्या। जी सर, ठीक है। पर यह है आपके लिए पूरा का पूरा आज का ट्रेड सेटअप। दोनों तरफ के मौके होंगे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही नतीजों का भी विश्लेषण करेंगे वरिंदर बंसल के साथ, और ढेरों स्टॉक्स भी हैं जो एक्शन में है तो उनके बारे में आपको पहले बता देते हैं कुशल, देवांशी और आशीष के साथ। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश स्पेस पे आज जो नंबर्स आने वाले हैं वहां पर फोकस रखिए, जहां पर येस बैंक, स्वराज इंजिन्स, इंडियन बैंक, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ओबेरॉय रियल्टी जैसे शेयर जो हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा इंडिगो पेंट्स का जो आईपीओ है वो आज बंद होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर जो है आपको जो प्राइस बैंड है 1488 से 1490 रुपए का है। और होम फर्स्ट फाइनेंस का जो आईपीओ है उसका आज दूसरा दिन है, इसका प्राइस बैंड 517 से 518 रुपए प्रति शेयर है। साथ ही इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर इनका बाईबैक जो है आज से खुलता हुआ दिखेगा। 5 फरवरी तक ये बाईबैक खुला रहेगा। 587 करोड़ का ये बाईबैक है, 84 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये बाईबैक लाया गया है। एल&टी फाइनेंस, इसके राइट्स इशू की आज रिकॉर्ड डेट है, यहाँ पर भी फोकस रखिए। जो है राइट्स इशू जो है 1 फरवरी को खुलेगा और 15 फरवरी को बंद होता हुआ नजर आएगा। राइट्स इशू का जो प्राइस है वो 65 रुपीज पर शेयर तय किया गया है। यही नहीं, येस बैंक का नतीजों के साथ साथ आज पूंजी जुटाने पर भी बोर्ड बैठक है, तो देखना होगा कि यहां से क्या नतीजे निकल कर आते हैं। और इंडियन बैंक यहां पर भी QIP, FPO या राइट्स इश्यू के जरिए जो है पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है, तो यहां पर भी क्या डिसीजन निकल कर आता है देखना होगा। साथ ही CSC यहां पर इंटरिम डिविडेंड इन्होंने जो 45 रुपए प्रति शेयर का घोषित किया था, आज उसकी एक्स डेट है। पोस्ट मार्केट अर्निंग्स की आप बात कर रहे थे, तो यहां पर F&O स्पेस से बायोकॉन नंबर्स अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 25.9% से घटकर 21.5% आई है, हमारा अनुमान 25% का था। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है 203 करोड़ से घटकर 168 करोड़ पर गिर गया है। 232 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो बढ़ने का अनुमान था, उसके मुकाबले घटकर मुनाफा आता हुआ नजर आया है। एम्फेसिस स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स इन्होंने घोषित किया है। मार्जिन 16.1% से बढ़कर 16.4% हुए हैं। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है 8.8% बढ़कर 325 करोड़ पर आया है। साइंट यहां पर भी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स है, मिड कैप IT कंपनी से जो इनके मार्जिन्स हैं ऑलमोस्ट 11% पर फ्लैट रहे हैं, पर मुनाफे में करीब 14% के उछाल के साथ 95 करोड़ पर इनका प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। साथ ही डॉलर आय में भी 4.5% से ज्यादा की ग्रोथ आई है। जेंजार्ट टेक्नोलॉजी यहां पर मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि डॉलर आय जो है वो करीब 2.5% गिरती हुई नजर आई है, पर कंपनी की जो मार्जिन्स है वहां पर उछाल आया है 14.4% से बढ़कर 15.2%। साथ ही कंपनी ने 1.2 रुपीस पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पर नंबर्स कमजोर आए हैं। जो कंपनी की जो प्रोविजनिंग है वहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 53% का उछाल देखा गया है और एसेट क्वालिटी जो है वो स्टेबल रही है। जीएनपीए 4.87% से बढ़कर 4.9% हुआ है। पर इंपॉर्टेंट यह है कि 91 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, उसके मुकाबले 92 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। बजाज होल्डिंग्स यहाँ पर भी नजर रखिए, नंबर्स बेहतरीन है। 63.1% से बढ़कर कंपनी की मार्जिन 73.3% हुई है और कंपनी का मुनाफे में ऑलमोस्ट 24% का उछाल आया है। आईएफएल सिक्योरिटीज नंबर्स मिले जुले यहाँ पर रहे हैं। 41.3% से मार्जिन घटकर 38.6% पर आए हैं, पर कंपनी के मुनाफे में ऑलमोस्ट 9% के उछाल के साथ 50 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। और अंत में रिलायंस पावर, यहाँ पर नंबर्स अच्छे आए हैं। आय में ऑलमोस्ट 14% का उछाल आया है, करीब 1900 करोड़ की आय आती हुई नजर आई है और मार्जिन कंपनी की देखें आप 46% से बढ़कर 58% के मार्जिन भी कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। ओके, तो ढेरों नतीजे हैं। कुछ और स्टॉक्स हैं खबरों में और फंड एक्शन की तरह जानते हैं देवांशी के साथ। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले इन्फो एज पर नजर रखिए, इनके लिए काफी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और आप देखिए ये कंपनी भी अब काफी बड़ी होती हुई दिख रही है। इतने समय में जोमेटो में निवेशक अतिरिक्त $500 मिलियन का निवेश करेंगे। साथ ही प्री आईपीओ फंडिंग में $500 मिलियन के निवेश करने की योजना इनकी तरफ से, जो कि एग्जिस्टिंग निवेशक है वही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस फंडिंग के बाद कंपनी का जो कुल वैल्यूएशन बनता है वो करीब $5.5 बिलियन तक का पहुंच चुका है। कंपनी के बुक्स पर $1 बिलियन का कैश भी होगा और साथ ही जून में आईपीओ लाने की पूरी योजना कंपनी की तरफ से है। साथ ही खबरें आती हुई दिख रही है कि आईपीओ में एंड ग्रुप अपनी छोटी हिस्सेदारी बेच सकता है, करीब $250 मिलियन की। साथ ही इन्फो एज की जो हिस्सेदारी होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी जोमेटो में, करीब 17% की मौजूदा हिस्सेदारी है कंपनी में। एचडीएफसी बैंक, जहां पे बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स बैंक गारंटी केस में एचडीएफसी बैंक पर पेनल्टी लगी है और साथ ही कुछ टफ एक्शंस भी लिए गए हैं, जहां पे सेबी के अंतरिम ऑर्डर के उल्लंघन पर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। साथ ही उनको कहा गया है कि एचडीएफसी बैंक को 1 हफ्ते में आरबीआई को जानकारी देनी होगी और बोर्ड के सामने भी सेबी का ऑर्डर यहाँ पे रखना होगा। अपनी वेबसाइट पर भी सेबी के ऑर्डर की जानकारी देनी होगी। साथ ही 160 करोड़ को अलग से खाते में ट्रांसफर करने का भी आदेश कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। वेदांता प्रोडक्शन अपडेट के नंबर्स आते हुए दिखे हैं इस तिमाही के और आप देखिए आयरन ओर के प्रोडक्शन जो है उसमें 21% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। पिग आयरन के जो उत्पादन है उसमें भी 19% तक की गिरावट दिखी है। आयरन ओर की जो बिक्री है वो 3% तक बढ़ती हुई दिखी है और स्टील की जो बिक्री है वो 7% तक बढ़ती हुई दिखी है। एल्यूमिनियम की बिक्री में करीब 3% तक का अपमूव या ग्रोथ आती हुई दिखी है। पंजाब एंड सिंध बैंक इनकी तरफ से अपडेट आया है कि सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का जो एनपीए का खाता है उसको फ्रॉड घोषित कर दिया है। सुपरटेक टाउनशिप पर करीब 95 करोड़ का बकाया था और इस अकाउंट के लिए जितना प्रोविजनिंग करना था वो कर चुके हैं, जो आरबीआई ने कहा था। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग पर नजर रखिए, 27 जनवरी को पूंजी जुटाने पर बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। यहाँ पे इक्विटी के जरिए भी फंड्स जुटा सकती है बैंक। और गोदरेज एग्रोवेट पर नजर रखें, जहाँ पे एलआईसी ने दिसंबर तिमाही में हिस्सेदारी खरीदी है। करीब 1.12% हिस्सा गोदरेज एग्रोवेट में एलआईसी ने खरीदा है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स। फंड एक्शन ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है ये जानते हैं आशीष के साथ एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए एशियन पेंट्स, यहाँ पर मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है, जिसके चलते देखिए सीएलएस से ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। 2950 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। एचएसबीसी खरीदारी की राय दे रहे हैं 3150 के लक्ष्य के लिए। और ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो एचएसबीसी ही सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं करीब 3000 रुपये के लक्ष्य के लिए। बाकी मॉर्गन स्टैनली, क्रेडिट स्विस, इन्होंने भी 3000 रुपये का लक्ष्य दिया है। 2740 जो है कल की क्लोजिंग है। बंधन बैंक यहाँ पर आज देखना होगा कैसा मूव आता है। कल के सत्र में गिरावट देखने को मिली थी। रिजल्ट में देखिए ब्रोकरेज हाउस का मानना यही है कि असेट क्वालिटी को लेकर जो चिंता है उसके चलते गिरावट देखने को मिल सकती है। सीएलएसए ने जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। खरीदारी के राय को बदलकर अब ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य में भी कटौती की है, 430 से घटाकर 390। नोमिरा खरीदारी के राय को बरकरार रखें, लेकिन लक्ष्य इन्होंने भी घटाया है, 490 से घटाकर 320 कर दिया। और क्रेडिट स्विस ये भी कह रहे कि आगे आने वाले मतदानों के चलते भी एक ओवरहैंग देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई और सबके सब ने जो है टारगेट प्राइस को अपने एडजस्ट किया है, इंक्रीज किया है। करीब 3700 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। सीएलएस से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 3725 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3915 कर दिया। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं
4,150 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 4,400 कर दिया। मॉर्गन स्टैनली भी 4,400 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए लक्ष्य 100 रुपए बढ़ाकर इन्होंने 4,300 का दिया है। इसके अलावा जीएसपीएल यहां पर भी नतीजे आए थे। ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 340 के लक्ष्य के लिए, 303 कल की क्लोजिंग है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 525 से बढ़ाकर 555 कर दिया। हालांकि ये कह रहे हैं कि नतीजे तो कमजोर थे, 452 जो है कल की क्लोजिंग है। एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर भी देखिए कमजोर नतीजों के बाद भी ब्रोकरेज हाउस की अच्छी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। एचएसबीसी खरीदारी की राय को बरकरार रखें, लक्ष्य 825 से बढ़ाकर 1130 कर दिया है और कल की क्लोजिंग करीब 980 के आसपास की है। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट एमसीएक्स पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं आगे रिजल्ट्स का एक्शन। वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। वरिंदर, रिजल्ट एक्शन का है वक्त। पूरे जोर पर है रिजल्ट सीजन और वरिंदर आपका विश्लेषण हमेशा इंतजार रहता है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। बड़े नतीजों के साथ करते हैं शुरुआत। एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, कैसे लगे आपको रिजल्ट्स? सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ी बात ऑनेस्टली मैं सोच रहा था सर कल कि एक राइजिंग रॉ मटेरियल एनवायरनमेंट में आप एशियन पेंट्स देखिए, हेवल्स देखिए, सीएट देखिए, इनके नंबर्स कितने शानदार हैं सर। और हम बात कर रहे हैं जब क्रूड बढ़ रहा है, कमोडिटीज बढ़ रही हैं, उसमें भी ये जो मार्जिन आ रहे हैं इन कंपनीज के, तो नॉट ओनली सेल्स जो अपटिक है वो हुआ, बट रॉ मटेरियल का भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन कंपनीज को। सो ऑनेस्टली सर, एशियन पेंट्स कोई कुछ भी बोले सर, किसी ने नहीं सोचा था कि 30% वॉल्यूम ग्रोथ एशियन पेंट्स का आएगा। आई थिंक द नंबर्स वर सुपर। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन पे हम सब बात कर सकते हैं, वो अलग बात है, बट एज आई सेड सर, इसमें एक बड़ा मैसेज है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो बहुत जोर से वापस आ रही है, हम माने या ना माने। हेवल्स में ये देखा हमने, सीएट में सर वो सबको डर था कि यार रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्या होगा इस कंपनी के मार्जिन का। सो I'm surprised by these numbers to be honest. SBI कार्ड्स के सर नंबर्स अगर देखें तो ओकेश नंबर्स थे, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, बट टॉप लाइन में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। बट एक जो बड़ा डर था मार्केट को कि यहाँ पे किस तरीके से एसेट क्वालिटी होगी, आई थिंक आप परफॉर्मा जीएनपी देखिए या नॉर्मल जीएनपी देखिए, दोनों में इंप्रूवमेंट हुई है। बायोकॉन के नंबर सर क्लियरली दे वर मिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। एमसीएक्स में सर अगर आप नंबर्स देखें तो नंबर्स ओके थे, बट इंपॉर्टेंट था कि जो अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में एक मैट का क्रेडिट था, इसलिए आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। एज ए सेड नंबर्स वर अगर उसको निकाल दो तो नंबर्स ओके थे सर। एक नंबर है सीएंट, उसके नंबर्स आपको ज्यादा अच्छे दिखेंगे नहीं, बट कमेंट्री बहुत अच्छी आई है। आई थिंक दिस इज अ कंपनी टू वॉच आउट फॉर क्लियरली, बिकॉज नंबर वाइज, वैल्यूएशन वाइज इट्स वेरी अट्रैक्टिव। अभी भी सर वो 13-14 टाइम पे नेक्स्ट 2 इयर्स अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। सो कोई महंगा स्टॉक नहीं है इन टेक्नोलॉजी स्पेस, जिसकी सब बात कर रहे हैं। तो अगर आप बड़े में बोलो तो ये सब नंबर्स है सर जो मैंने आपको बता दिए। कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जो आपके हिसाब से, जहां रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और वैल्यूएशंस भी कंफर्टेबल है, महंगे नहीं है, उस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स है जहां पर नजर रखनी चाहिए? सर ये सुप्रीम पेट्रो के नंबर मैंने कम से कम 10 बार चेक किए, बार बार पीछे जाते कि ये नंबर सही है कि गलत है। हाँ। मुझे विश्वास नहीं आ रहा सर ये नंबर्स कैसे आ गए हैं। क्योंकि 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई छोटा कंपनी नहीं है। और ऑनेस्टली मैंने कोई बहुत इसमें स्टडी नहीं की हुई है। 14 टाइम पे ट्रेड करता है स्टॉक सर, 50% सेल्स ऊपर था। एबिटा 12 करोड़ का सर, 12 करोड़ का 240 करोड़ आया। इवन क्वार्टर क्वार्टर 116 करोड़ का 240 करोड़ आया। 25% मार्जिन कर दिया सर, 25% कंपेयर टू 2% वाई ऑन वाई और 16% क्वार्टर क्वार्टर। सो इट्स नॉट ओनली वाई ऑन वाई, आप क्वार्टर क्वार्टर भी देखिए सर, प्रॉफिट 170 करोड़ का आया वर्सेस 2 करोड़, क्योंकि वाई ऑन वाई और क्वार्टर क्वार्टर 86 करोड़ का आया। क्योंकि ये कमोडिटीज में सर, मैं वही बोल रहा हूँ, कमोडिटीज में ऐसा भयानक कुछ हो रहा है जो हमने 10 साल 12 साल पहले देखा था। सम ऑफ दीज कमोडिटी कंपनी, चाहे आप जेएसपीएल के नंबर्स देखिए कल, चाहे सुप्रीम पेट्रो के नंबर्स देखिए, क्योंकि टायर के नंबर देखिए सर, जेके टायर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स कैवियट है कि स्टॉक आपको पता है वो जब से सचिन बंसल का न्यूज आया, बंसल नाम ही इतना पावरफुल है। कोई डाउट ही नहीं है उसमें तो। बिल्कुल। उसके बाद स्टॉक भाग गया है 20-30%, बट नंबर्स पे सर फोकस करें सर, अभी भी ये 20 टाइम पे ट्रेड करता है, 1.2 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, तो कोई महंगा स्टॉक नहीं है। बट 18% मार्जिन सर, 18% मार्जिन कंपेयर टू 11% मार्जिन। एबिटा डबल हो चुका है, प्रॉफिट 11 करोड़ का 224 करोड़ प्रॉफिट हो गया है। तो जेके टायर के नंबर बहुत अच्छे आए थे सर। आईएक्स कंपाउंडर मशीन
यू नो गुड टू सी, क्योंकि नंबर्स के अलावा आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स है सर वो 60% ऊपर थे। सो जब आपके पावर सेक्टर में आप देखोगे डिमांड आ रहा है, आप डिस्क्रिशनरी में देखो डिमांड आ रहा है, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगता है। और एक स्टॉक है सर जो मैं बहुत बार टीवी पे भी ट्विटर पे भी बोलता रहता हूँ, तो वो एक कैवियट है मेरा, सारेगामा। अगेन सर मतलब म्यूजिक मोनेटाइजेशन में ये अकेला ही प्लेयर है, क्योंकि 2 प्लेयर्स हैं इंडिया में जो बड़े हैं। 30% मार्जिन सर, 30% मार्जिन, 10 करोड़ के सामने 32 करोड़ प्रॉफिट। अभी भी टीटीएम पे ये 15 टाइम ट्रेड करता है, और अगर आप अगले 2 साल का देखो तो ये सिंगल डिजिट मल्टीपल में ट्रेड करता है। तो ये कुछ स्पेसिस है सर जहाँ पे नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल में कुछ सोचा ही नहीं था। एंड स्पेशली द कमोडिटी सेगमेंट इज सरप्राइजिंग द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट पीपल। तो ये बढ़िया नंबर्स है। और कोई ठीक ठाक नंबर्स जहाँ कंपनियां महंगी है या फिर खराब रिजल्ट है, वो कोई लिस्ट में आजकल वो ढूंढना पड़ता। पहले एक जमाना था जब आपको पूछना पड़ता था कोई खराब अच्छे रिजल्ट है कि नहीं, आज ये पूछना पड़ता कोई खराब है तो बता दो। सर तो टेक्सटाइल के नंबर उतने जोर शोर से नहीं आ रहे हैं जितना एक्सपेक्ट किया था, टू बी ऑनेस्ट। वर्धमान टेक्सटाइल रिजल्ट्स आ चुके थे मार्केट आज में, बट अगर आप नंबर देखें तो नंबर कोई ज्यादा अच्छे नहीं आए थे। सेल्स में आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि फोकस ऑन सेल्स। सेल्स में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, चाहे वो 3-4 नंबर्स हमने पुराने देखे, फिलाटेक्स देखा, ये वर्धमान देखा। सेल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्स अब तक नहीं हो रहा। ये रॉ मटेरियल प्राइसेस हुए या खर्चे कम करके वो एबिटा बढ़ा रहे हैं, वो अलग बात है। 18-20 टाइम पे चले गए हैं सर, तो सस्ते नहीं है। और एक किर्लोस्कर न्यूमेटिक है सर जिसमें बहुत होप्स हैं, ये सीएनजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कुछ करेगा, बट एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर से इसके नंबर्स कोई ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। और सर आज के दिन में 2-3 कंपनीज हैं, इफ यू अलाउ मी, इन मिड कैप आई थिंक दीस आर कंपनीज टू वॉच आउट फॉर, ओनली बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड विद सम ऑफ द कंपनीज इन द सेम सेक्टर जिन्होंने रिजल्ट रिपोर्ट किया है। एक सेंचुरी टेक्सटाइल है सर, बिकॉज अगेन आपका उसमें पेपर है, सब कमोडिटीज उसमें भरी हुई है सारी की सारी। इंडियन बैंक है, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जब देखेंगे कि बड़ा कोई पीएसयू बैंक किस तरीके से कर रहा है। और एक आरके फॉर्जिंग सर कि ग्लोबल टेलमेंट्स इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, आफ्टर वी हैव हर्ड अबाउट वेरी गुड नंबर्स फ्रॉम भारत फोर्ज इन दैट क्लास 4 ट्रक सेगमेंट। ठीक बात है। तो ये कुछ एक नंबर है। लेकिन वरिंदर, आज तो आपके लिए बड़ा बिजी दिन है, पूरे दिन पर आप काफी बिजी है, स्पेशली सेकंड हाफ में। यस सर, यस। आज मैं बजट की पाठशाला हुई, पर उससे भी मैं ज्यादा खुश हूँ सर कि आपकी वो मस्ती की पाठशाला में आने वाला। अरे यार, ये तो आपने लीक कर दिया। एक्चुअली मैं तो लोगों को सोचा था कि अरे मुझे लगा मैं लोगों को सरप्राइज दूंगा और बताऊंगा कि आज हमारी मस्ती की पाठशाला में बेहद खास मेहमान आने वाले थे। चलिए, जब वरिंदर जी ने बोल ही दिया तो हमारे स्पेशल गेस्ट वरिंदर बंसल, और स्पेशल गेस्ट 2 लिहाज से। एक तो पहली बार वो मस्ती की पाठशाला में आने वाले हैं, और दूसरा ये कि वो स्टूडियो में ही होंगे। अच्छा, तो पहला तो ये हम आज 3:30 बजे हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ मस्ती की पाठशाला में वरिंदर बंसल के साथ भी करेंगे। टॉपिक तो आपको पता ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा आइटम जिस पर आप चाहते हैं सब्सिडी वित्त मंत्री से इस बजट में, और कोई एक ऐसा आइटम जिस पर आप चाहते हैं कि टैक्स लगे। ये आपका जवाब है, आप सोचकर जरूर आइएगा। और इसके अलावा एक चीज और बताऊं कि हाँ, अच्छा, बंसल कॉलिंग बंसल, राकेश बंसल जी आपके लिए कुछ कहना चाहते। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, सब लोग अनिल जी वीरेंद्र जी को सुबह सुनते हैं, अनिल जी रिजल्ट का जब एनालिसिस देते हैं, तो देखिए आज अनिल जी वीरेंद्र जी जितना चमक रहे हैं, हाँ। जितना चेहरे पे अनिल जी नूर है उनके, अनिल जी ये मस्ती की पाठशाला की वजह से है। तो अनिल जी ये मस्ती की पाठशाला है। देखिए अनिल जी, आप व्यूअर से पूछ लीजिए ट्वीट करा के, जितना चमकते हुए वीरेंद्र बंसल जी आज दिख रहे हैं, इतना तो अनिल जी आज तक कभी नहीं दिखे। चलिए देखो, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, 1 साल के बाद तो मैंने सूट पहने और प्रेस किया सुबह। और ये जो चमक है इसलिए भी हो रही है कि मैं अनिल जी से पर्सनली मिलूंगा। आई डोंट नो आफ्टर हाउ मच टाइम। बहुत लंबे समय बाद जाने का जो मजा था ना, स्टूडियो में जाने का मजा है, और अनिल जी को जफ्फी डालने का मजा है, वो अलग ही है। क्या बात है, बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा एक और खास बात है। एक तो ये कि हम बजट की पाठशाला आज करने वाले हैं, तो बजट को कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, वो वरिंदर बंसल आपको बताएंगे। हर साल उनकी बजट बाइबल का इंतजार रहता है। मतलब बजट के मामले में अगर हिंदुस्तान में डेटा क्रंचिंग के लिहाज से कोई सबसे बड़ा एक्सपर्ट जिसे मैं मानता हूं तो वरिंदर बंसल है। मतलब हम तो देख देख के भी है ना, ऐसा लगता है कि क्या डेटा है क्या नहीं, उन्हें याद रहते हैं सारे। तो गजब बजट पर पकड़े। लेकिन इसके अलावा
एक और है, इसीलिए मैंने ऐसे ही बिजी डे नहीं बोला। 3 शो है आज वरिंदर बंसल के, और आखिर में शाम को 5 बजे हम एक स्पेशल शो लाइव करने जा रहे हैं। तो हमारा जो बजट का पैनल है, जिसमें हर साल आप टीपी ओसवाल साहब होते हैं, विजय मंत्री जी होते हैं, अरुण गिरी साहब होते हैं, और बग्गा साहब होते हैं, और वरिंदर बंसल होते हैं। तो इन सबके साथ में आज शाम को 5 बजे हम एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं। तो 5 बजे लाइव होगा। तो आज मेरे लिए भी लंबा दिन है, बिल्कुल, मतलब ये समझो 2 बजे से 5 बजे तक तो रेगुलर शो, नॉन स्टॉप ही रहेंगे, नॉन स्टॉप शो है। तो इसी बहाने बजट की रिहर्सल भी हो जाएगी, क्योंकि बजट के दिन भी 7 बजे से लेकर पूरे 5 बजे तक नॉन स्टॉप करना ही करना है। तो इसी बहाने एक हमारा वार्म अप सेशन हो जाएगा। तो वरिंदर के लिए आज बड़ा दिन है। वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जी बिजनेस पर आपके चाहने वाले बहुत हैं और आपको देखना चाहते हैं, और आज उनको एक नया अवतार भी मिलेगा। देखते हैं मस्ती की पाठशाला में क्या कुछ कमाल वरिंदर बंसल करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कीजिए बंसल जी, आप ही कर दीजिए। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरी बिकवाली की राय है और बेचना है ग्लेनमार्क फार्मा, जहां पर कल एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 510 510 का स्टॉप लॉस है, 480 480 के लक्ष्य हैं। ग्लेनमार्क फार्मा है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो ग्लेनमार्क फार्मा पर करें खरीदारी। ये है बिकवाली, ये है, माफ कीजिएगा, 480 का टारगेट है। बिकवाली करनी है ग्लेनमार्क का, ये है बंसल जी का टारगेट। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। कुणाल जी के ऑडियो में इशू आ रहा है, फिर से रिकनेक्ट करते हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी पिक ऑफ द डे रहेगी बजाज फाइनेंस, जिसमें बाय करके चले, क्योंकि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा, मुझे लगता है सपोर्ट के आसपास होगा, तो अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। 5118 का क्लोज है, 5076 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है 5238 तक के स्टॉक जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय। कल भी हमने देखा एक्शन में आया था, नतीजों पर रिएक्ट कर रहा था। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। आइए सुमित जी से भी जानते हैं उनकी पिक ऑफ द डे क्या है। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे क्या रहेगी सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे पास एफएमसीजी स्टॉक है, जिसके नाम में ही है ले, तो वो स्टॉक को लेना है, और स्टॉक का नाम है नेस्ले। तो नेस्ले ये जोरदार था, मजा आ गया सुबह सुबह। नेस्ले आगे ये मत लगाना, नेस्ले मत लेना। एलएमएल वाली बात। एलएमएल वाली जी सुमित जी बताइए। तो नेस्ले के अंदर खरीदारी करनी है, नेस्ले को लेना है। 17700 के आसपास कल का क्लोजिंग है। नेस्ले के अंदर नीचे में जो सपोर्ट है चार्ट के ऊपर, वो करीब करीब 17500 के पास है। तो 17500 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते, तब तक इसमें लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चले और नेस्ले को खरीदारी करे। स्टॉक जैसे ही ऊपर में 17900 18000 का लेवल तोड़ेगा, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा, और फिर 18200 से 18500 तक का मूव जल्दी देखने को मिलेगा। तो स्टॉक को यहाँ पे बाय करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो बाय करके चले, नेस्ले लेना है, नेस्ले। ये है आपके लिए सुमित जी की राय। शुभम जी गुड मॉर्निंग, आप क्या पिक ऑफ द डे रेकमेंड करेंगे सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज मैंने और बंसल जी ने सेम कंपनी का चाय पी है, इसलिए स्टॉक का जो पिक है वो सेम है। तो ग्लेनमार्क पे मेरा भी बिकवाली का सलाह है, और इनफैक्ट मैं एक पुट ऑप्शन मैंने इस पे रिकमेंडेशन का सोच के रखा था। तो 490 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है ग्लेनमार्क का, उस पे हमें वो इस पुट ऑप्शन को हमें खरीदना है, जो लगभग 7 रुपये 45 पैसे के आसपास क्लोज हुआ था। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 5 रुपये पे, और टारगेट होगा 12 रुपए का। तो बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में अगर हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है, और स्पेशली उसमें बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी और ग्लेनमार्क, ये तीनों स्टॉक मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म डिक्लाइन दिखा सकते हैं। और ये तीनों में से ग्लेनमार्क एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसने अपसाइड में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी फॉर्म हुआ है जहां से एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। तो ग्लेनमार्क का 490 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन को खरीदने की राय। ओके, तो ग्लेनमार्क बंसल जी को भी बेचना है और पुट ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं आपको शुभम जी भी। तो वीकनेस आ सकती है इस काउंटर में। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, क्या रेकमेंड करेंगे पिक ऑफ द डे के लिए?
गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, सबसे पहले तो अनिल जी गनीमत है कि आज आप हिंदी में बात कर रहे हैं। कल मैंने आपको अनिल जी मराठी में बोलते हुए सुना था जी 24 तास पर। तो अनिल जी, क्या फराटेदार मराठी आप बोल रहे थे, मुझे तो लग रहा था आज सवेरे आप मराठी में ही बात करते मिलेंगे। अरे मैंने कोशिश की 2 सेंटेंस बोला, तीसरे में मैं गड़बड़ कर गया। तीसरे में मैंने मराठी में गुजराती मिक्स कर डाली। तो एक्चुअली वागले साहब के साथ रह के मुझे सीख लेना था। अब एक बार वापस से है ना, लॉकडाउन खत्म होकर वागले साहब जब स्टूडियो में आना शुरू कर रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक के दौरान मुझे वागले साहब से पूरी सीख, अच्छा मैं समझ लेता हूँ पूरा, पढ़ भी लेता हूँ, बोलने में है ना जी देखिए, बोलने में बोल लेता हूँ। बस एक ही कंडीशन है, सामने वाले को अगर नहीं आती हो तो मैं परफेक्ट बोल लेता हूँ, लेकिन सामने वाले को आती हो अगर मराठी तो मैं अटक जाता हूँ, फिर वैसा वाला मामला है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ऐसे ही चला तो अनिल जी ऐसे ही चला तो सारी प्रादेशिक भाषाओं में आपको जी बिजनेस शुरू करना पड़ेगा अनिल जी। चलो अच्छी बात है, आपकी शुभकामनाएं। जी वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी वागले साहब। अनिल जी, आप वहां पर तो हमको बोलने दीजिए, मराठी में भी आप आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मैं मराठी में सिर्फ इतना ही बोला, वागले साहेब खूब छान मानुस आहे, ऐसा मतलब कोई अच्छा बोलूंगा आपके लिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा बढ़िया बढ़िया बोलने वाला हूँ। तो चलिए आगे पूछते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी बताइए आज की आपकी बढ़िया वाली पिक। अनिल जी देखिए, आज बेचने का मूड है और बेचना है ओएनजीसी। ओएनजीसी में कल हमने जब बाजार बंद हो रहा था तो एक सेल ऑफ देखा था और मुझे लगता है कि आज ये सेल ऑफ कंटिन्यू करेगा, ओएनजीसी में गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहां पर 90 के टारगेट से शॉर्ट करने की राय है। 98 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखें। 90 के बाद 88 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं, तो 90 रुपए का पहला टारगेट होगा जिसके लिए ओएनजीसी में बिकवाली कराए। ओके, तो बिकवाली करें, ओएनजीसी पर प्रेशर बनते हुए दिख सकता है इस काउंटर पे। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आज रेकमेंड करेंगे कुछ पिक ऑफ द डे के लिए? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल सर। मेरे पास आज नोटा है, इनफैक्ट नोटा का प्रयोग करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास स्टॉक आइडियाज काफी सारे हैं। मुझे लग रहा है एक बार मार्केट ओपनिंग हो जाए उसके बाद मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। तो थोड़ा मार्केट सेटल होने देते हैं, फिर सचिन जी अपनी पिक्स देंगे। पर सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग सर। आज जो स्टॉक है वो मोरलेस ऐसा देखा जाता है, मैंने पहले भी रेकमेंड किया है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी और हिंदुस्तान का चहीता स्टॉक नाम इंडिया। अब ये टेक्नो फंडा स्टॉक है, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट। फंडामेंटली तो हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री साल दर साल ग्रो कर रही है। अभी हाल में थोड़ा सा आउटफ्लो है, बट अगर मैं अमेरिका से कंपेयर करूं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी भी बहुत बड़ा लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो हो सकता है भारत में। तो निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो खरीदारी अभी करनी है 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से। टारगेट होगा 380 का, स्टॉप लॉस होगा 295। ओके, तो ये है आपके लिए निप्पॉन इंडिया, नाम इंडिया, जिस पर पहले भी सिद्धार्थ जी बात कर चुके हैं। नजर रखिए इस काउंटर पर। हमने देखा कल HDFC AMC के नतीजों के बाद उस स्टॉक में भी एक्शन आते हुए दिखा, और आज नाम इंडिया की तरफ से सिद्धार्थ जी की भी राय आ रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर चर्चा करनी है नतीजों के दम पर, जहां पर रिएक्शन रहेगा। सचिन जी, बायोकॉन की चार्ट कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर रहे और कल भी हमने देखा कि थोड़ा प्रेशर बन रहा था। ये 460-470 के ऊपर जाने में हमेशा प्रॉब्लम ही दिखा रहा है और कल 440 के करीब बंद हुआ। बायोकॉन पर क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? दीप, इनफैक्ट 440 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एंड इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन पे आते आते काफी एक स्लोअर मूव आई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर स्टेबल हो जाती है प्राइस एक्शन तो ऊपर के लेवल्स लगभग अराउंड 455 के आसपास के स्विंग्स तो जरूर होने चाहिए ऑन एन इमीडिएट बेसिस। एंड अगर क्लोजिंग बेसिस पे 455 के ऊपर एस्टैब्लिश हो जाती है तो मुझे लग रहा है एक अच्छा पुलबैक आ सकता है काउंटर में। जिस तरीके से ये रेंज डिफाइंड है अराउंड 470 से 440, मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा टाइम और ऑस्किलेट होना चाहिए काउंटर। सो 440 के काफी नजदीक है। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। ओके, तो एक बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। बायोकॉन पर रखनी है नजर। नतीजे थोड़े अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे। ढेरों स्टॉक्स और हैं जहां पर नतीजों का एक्शन आते हुए दिखेगा। एक मिड कैप बैंकिंग नेम है साउथ इंडियन बैंक। सुमित जी जरा इसके चार्ट देखकर आप बताएं। यहां पर भी थोड़े मिले जुले से नतीजे आते हुए दिखे साउथ इंडियन बैंक। वैसे जब मिड कैप में तेजी आई थी तब इसने भी पार्टिसिपेट किया था। चार्ट क्या कह रही है? 9 रुपए के लेवल पर है सर। दीपांशु देखिए, स्टॉक ने पिछले 2 महीने में लोअर लेवल से तो अच्छा बाउंस दिखाया है। अब ये स्टॉक इतना सस्ता और इतने लोअर लेवल्स पे है कि यहाँ पे
थोड़ा कन्विक्शन देना डिफिकल्ट है, क्योंकि जब तक स्टॉक में खास ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी इसको एक बार रेंज पकड़ के चले, 10 रुपए 50 पैसे ऊपर में और नीचे में 8 रुपए 40 पैसे, 8 रुपए 50 पैसे, ये 2 रुपए की रेंज है। जब तक ये 8 साढ़े 8 रुपए का लेवल नीचे में तोड़ेगा नहीं तब तक पोजीशंस को होल्ड करके चले। और ऊपर में 10 से 10.5 तक का इमीडिएट टारगेट साउथ इंडियन बैंक में देखने को मिल सकता है। 10.5 के ऊपर जब ये क्लोजिंग दिखाएगा तो उसके बाद स्टॉक में 12 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल 8.5 से 10.5 की रेंज है, 10 से 10.5 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, 10 से 10.5 का मूव देखने को मिल सकता है। नजर रखिए इस काउंटर पर भी, नतीजों पर होगा रिएक्शन।